पकौड़ी एक इंडिकेशन है रोजगार पैदा करने की। ये आदमी सब्जी बेच रहा, देखिए ब्राह्मण है। आप बताइए क्या भैया नहीं कर रहा है? ब्राह्मण हो के हम पर क्या कह रहे हैं का ये सब कहा तो कितना महंगाई बा। जनता का तो ऐसे डेरान है में गोली ना निकली गोली ना कर दे। इतना महंगाई बा, मान ला गरीब तो जी, अमीर तो जी जाइए और गरीब कैसे जी है? गरीबन खरतीन चाची राशन भेजा जाता 2000 रुपया न परिवार बाटे ते तेल इतना महंगा कैले बाटे, सब्जी इतना महंगा कैले बाटे तो राशन में सब्जी जब पैसा दे मोदी तब न सब जानी। नुनवा तेलवा नहीं दी है, खाली राशन भेजवा देते बाटे। राशन होती, सब्जी है, तेल है, नमक है, हर चीज तो महंगा। गैस 500 रहल है पूरा सीधा 1000 गरीब मनाई कहाँ से भरवा पाई मैडम बताइए आप ही एकदम जवाब गैस करना जनता के गरीब के रहे, गरीब नहीं पाएंगे, गरीब नहीं भरवा पाएंगे, कभी नहीं भरवा पाएंगे। चाचा को कष्ट हो रहा है, भाजपा ही है चाचा। हम भाजपा तो आइए हैं, सुन ली। देखिए कितनी बड़ी बात कह रही है, जो गैस 400 रुपए थी आज 1000 रुपए हो गई। कैसे भरवा पाएंगे गरीब, कैसे भरवाएं? ये तो बात देखिए हम बता दें, जब गैस भाई सुन ले, गैस भाई मट्टी तेल क्या कह रही है चाची? कहा चूल्ही बनावा तो आज वो सब गैस ना करत रहले। अरे देहले बाटा तो लाभ कैले बस कि भाई मोदी देहले बाटा गैस दे देना आपका तो मैं चूल्ही बनाऊं तो काट दे के तो चूल्ही बना। अरे न बना जब नहीं तो 1000 भर के तो कैसे भरा सब? मान लीजिए जिसको पास 1000 नहीं रहेगा तो गरीब मनाई कहाँ से भरवा पाएंगे? मजबूरा है तो उहन कैले बाटे जब मांग बात जनता दे करी। ये मैडम कड़ू का तेल कितना महंगा है, आधा किलो ले जाइए चक्र तेल 100 रुपया लग रहा है। बताइए कहाँ से जनता कैसे खाए? गरीब नहीं खा पाएगा। चाचा आप मान लीजिए ये बात, आप मान नहीं रहे कि आपकी सरकार महंगाई बढ़ा रही है और गरीब परेशान है। महंगाई बढ़ल बा सही है, लेकिन रहेगा सवाल ही कि का कर ले जाओ। महंगाई बढ़ल बा का करी क्यों? जिसके पास रहेगा अमीर लोग तो खा लेंगे, गरीब लोग कैसे खाएंगे, जिएंगे कैसे? पहले बताइए मैडम, बताइए कैसे गरीब मनाई खाएंगे जिएंगे? गरीबों का दर्द नहीं समझ रहे? आपको सरकारी पेंशन मिलता है ना? हमके कुछ ना मिलल बेटा। हाँ। नहीं बता रहे आपके एजेंसी बा, आपका है कब है आपका? हम तो कहत नहीं से एक लोटा पानी निकाल लिया जाए तो समुद्र के कोनो कमी नहीं पड़ी। लेकिन ये जो भी आपके पास है ये मजदूर परिवार है, ये रोज कमाने खाने वाला है। इनसे महंगाई का पूछिए, ये बगल में इनसे महंगाई का पूछिए, ये रोज के मजदूर हैं, ये रोज के खाने पीने वाले हैं, ये रोज के कमा के खाने पीने वाले हैं। तो ये बताइए जब महंगाई इतनी चरम सीमा पे है तो कौन अपना घर बनवाएगा, कौन अपने काम कराएगा? कहाँ से मजदूरों को काम मिलेगा? तेल 200 रुपया है, 400 रुपये मजदूरी है तो 200 रुपये लीटर तेल ही वो ले ले, आधी मजदूरी में और क्या करेगा? कोई सब्जी ऐसी नहीं है जो 40 रुपये वर्तमान में बाजार में खड़ी है, कोई भी ऐसी सब्जी नहीं है जो 40 रुपये से नीचे हो। सारी चीजें 40 रुपये से ऊपर है। तो चाची हुआ था मैं बोलता जन बाबू बोला था मैं का बोला था बाबू? वो हमारे घर ही खावे, घर ही खावे। वो का कहा था ये बताओ? वो तोरे महंगाई हो गई तो महंगाई हो गई। हाँ गैस 1000 लग जाता। कुछ चीज में तो महंगाई बा, कौन चीज के मिली, कौन चीज कुछ मिला था हमन के? कुछ ना मिला था। ये जनता की राय इकट्ठा हो रही है कि सरकार के काम से कितना कुछ है आप लोग? हम लोग संतुष्ट हैं सरकार के कार्यों से। कि कौन से काम? तो चाची कह रही है इतना महंगाई हो गया खनवे नहीं खा पा। जब विकास होगा तो महंगाई तो बढ़ेगी। तो गरीबों के प्लेट से रोटी छीन लेंगे क्या? नहीं, गरीबों के प्लेट से नहीं, गरीबों के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री रोजगार दिया जा रहा है, अन्न दिया जा रहा है, ये सब योजनाएं सरकार ही तो दे रही है। ये तो सबको विकास जो है वो लोगों से रोटी छीन रहा है। सरसों का तेल बता रही है इतना महंगा हो गया कि खाया नहीं जा रहा। देखिए वो भी 250। ये सत्य है। नहीं 500 रुपया किलो है जो वाला तेल है। ये अच्छा आप
बताएं तो पहली बार मुझे पता चला कि विकास अब इतना बड़ा हो गया कि वो खाना भी खाने लगा। विकास जब होगा तो महंगाई बढ़ेगी, ये सत्य जान लीजिए। हाँ, गरीब जनता है, बाढ़ आई थी, लोग प्रभावित हैं, यहाँ सरकार इन लोगों की व्यवस्था करे। लेकिन जब रह गया सवाल, जब सड़कें बनेंगी, अन्य विकास होगा तो धन तो खर्च होगा ही। सबको फ्री में जब सुई लग रही है, कोरोना आ रहा है, तो वही विकास। पूछना ये चाहता हूँ कि इसके पहले विकास नहीं हुआ था क्या? 70 साल पहले, जब 75 साल आज़ादी के हो गए, हमारे पास सुई बनाने के संसाधन नहीं थे और आज हमारे पास अच्छे अच्छे विमान और रॉकेट बनाने के संसाधन है। क्या उस समय महंगाई नहीं थी? लेकिन ये महंगाई 2 ही साल में इतनी ज़्यादा। मैं बता दूं कि भाजपा वालों को ये महंगाई, जब वो विपक्ष में थे तो उन्हें महंगाई डायन, और वर्तमान में ये महंगाई उनकी भौजाई क्यों लगती है? विकास आखिर कहाँ गया? 2 सालों में इतनी महंगाई बढ़ी है जितना पहले नहीं थी। देखिए, जब भी आर्थिक उदारीकरण चलता है तो महंगाई बढ़ती है, और चाहे मनमोहन सिंह की सरकार हो चाहे इस समय रहे, जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे वस्तुओं का दाम भी बढ़ता है। जब आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो ऐसे ही कपड़े का दाम बढ़ेगा। तब लोग थाली, कच्ची थाली में खाते थे, आज लोग पक्की थाली में खाएंगे तो स्वाभाविक है महंगाई बढ़ेगी। हाँ, इसको ये कहना है, भाजपा ये भी कहती है कि किसान आज भी वही रहे जो फटे धोती कुर्तों में रहता था। किसान आज भी, हमारा किसान तरक्की न करे, क्यों न करे? किसान सारी चीजें खाता, सारी चीजें आपके लिए करता है, तो किसान क्यों न तरक्की करे? किसान क्यों न चरपई में बैठे? किसान क्यों नहीं एसी में बैठे? क्या केवल वो एक खास तबके के लिए है? नहीं, इन्होंने कहा है कि जब धीरे धीरे लोग का स्टैंडर्ड बढ़ता है लाइफ में तो महंगाई बढ़ती है। यही तर्क है, महंगाई बढ़ती है। ठीक है, चलिए, मैं इनके भी तर्कों से बड़ा अच्छा हूँ, चाचा जी के तर्कों से स्वागत। लेकिन ये बताइए, यही जीएसटी जब आप विपक्ष में थे 16% अधिक लगता था, अब 29% आपको कम लग रहा है। यही एफडीआई जब विपक्ष में थे तो 49% सही लगता था, अब 100% सही है। ये कहाँ से तरक्की हो रही है? और कहाँ का तरक्की का मतलब यही है कि जो बाप दादा कमा के गए हैं उनको बेच दिया जाए, निजीकरण कर दिया जाए। वही फिर से ये चाहते हैं शासन सत्ता, अंग्रेजों के अधीन हम गुलाम हो जाएं, हम बड़े व्यापारियों के, हम अडानी अंबानी के गुलाम बन के रहें, हम किसी और के गुलाम बन के न रहें। बड़ा बड़ा आरोप लगा लिए, बर्दाश्त हो रहा है कि नहीं? आज पूरे विश्व में 2/3 विश्व के राष्ट्रों में प्राइवेटीकरण हो रहा है। क्या वो अंग्रेजों गुलाम हो जा रहे हैं? देखिए, उसको सुधारने की जरूरत है। प्राइवेटीकरण मत कर, हम भी प्राइवेटीकरण के खिलाफ हैं, लोगों का नौकरी मत छोड़ें। लेकिन उसके साथ साथ जब मजबूर हो जाता है आदमी, तब न प्राइवेटीकरण की तरफ जाता है। हर क्षेत्र को प्राइवेटीकरण के खिलाफ मैं भी हूँ, सरकार से मैं ये कहता चाहता हूँ। लेकिन विगत 70 साल पहले नहीं था क्या? क्या समस्याएं नहीं थी क्या? जब विगत 70-75 साल पहले आज़ादी नहीं मिली थी, हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तब भी हमारे पास बहुत चीजें अभाव, सब चीजों का अभाव था। लेकिन अब धीरे, तो इसका क्या अर्थ है कि सारे निजीकरण करते जाएं? निजीकरण करते जा रहे हैं तो कोर्टों का निजीकरण क्यों नहीं हो रहा है? निजीकरण क्यों नहीं, विधायकों सांसदों का निजीकरण क्यों नहीं हो रहा है? होना चाहिए, लगाम लगनी चाहिए। आउटसोर्सिंग से भर्तियां ली जा रही हैं। अब इंटर कॉलेजों में जो ग्रुप सी और डी की भर्तियां हैं, वर्तमान की सरकार केवल आउटसोर्सिंग का, मैं बता दूं, मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय का छात्र नेता भी हूं और वहां का छात्र भी हूं। वर्तमान में आउटसोर्सिंग का एक कर्मचारी 8 महीने से उसका वेतन नहीं मिला हुआ है। वो बीआरडी मेडिकल कॉलेज के आईसीयू वार्ड में वेंटिलेटर पे एडमिट है। और आज हम जब गए थे कुल सचिव के पास, तो कुल सचिव कह रहे हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमने एजेंसियों को, वो डायरेक्ट ये कह रहे हैं कि वो विश्वविद्यालय का कर्मचारी नहीं है। कल को जब ये सारा निजीकरण हो जाएगा, अगर कल किसी कर्मचारी को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा? वर्तमान की ये व्यवस्था कैसी है? सरकार की ये व्यवस्था कैसी है? आप ये बताइए। केवल 2-3 व्यापारियों को खुश करने के लिए, बड़े बड़े व्यापारियों को, आप देश को किसके हाथों में बेच रहे हैं? बाकी आप ये कहते हैं देश नहीं बिकने दूंगा। कैसे हम कहते हैं कि देश नहीं बिकने देंगे? आप बस स्टेशन तक नहीं छोड़ रहे हैं, आप बस स्टेशनों को बेच डाल रहे हैं। तो ये वैक्सीनेशन, इसके पहले महामारियां नहीं आई थी? इसके पहले भी तो बहुत सारी महामारियां आई थी। लोग इसके पहले भी है जा चुका और भी सारी, तो उसका तो पिछली की सरकारों ने कहीं कुछ ऐसा नहीं किया। लेकिन वर्तमान की सरकारी ढिढोरा पीट रही है। 100 करोड़ की बात कर रही है, हम 100 करोड़ वैक्सीनेशन, 100 करोड़ की आबादी केवल 2 ही देशों की है, तो कोई कराए, प्रथम आएगा द्वितीय आएगा, तो इसमें ढिढोरा पीटने की क्या बात है? वो तो लोग जान ही जाएंगे। इतना 100 करोड़ के वैक्सीनेशन से क्या आर्थिक प्रभाव नहीं पड़ेगा राज्य सत्ता के कोष पर? अभी भी आप बताइए, पोलियो का टीका फ्री में मिलता है। बच्चे जब पैदा हो जाते हैं उसके बाद से भी कितने टीके फ्री में दिए जाते हैं? समझ गए। असर पड़ता है। कह रहे हैं जो या लड़का कह रहा है, पूछे या प्राइवेट स्कूल में पढ़ा कि सरकारी स्कूल में पढ़ा। अगर प्राइवेट स्कूल में खुद पढ़ के आ रहा है, फिर प्राइवेटीकरण का विरोध क्यों? हम उस स्तर को जाने ही क्यों दे रहे हैं प्राइवेटीकरण किया जाए? अगर विश्वविद्यालय निजी है क्या? निजीकरण का है क्या गोरखपुर विश्वविद्यालय का?
विश्वविद्यालय की बात नहीं, ये गैर विश्वविद्यालय में कोई पहुंचता है। LKG, अपर KG 1, 2, 3 शिशु मंदिर 50 रुपए का शुल्क देके हमने पढ़ा है। पूछिए वो प्राइवेट है, किस प्रकार का वो विद्यालय है? 500 रुपए से सरस्वती मंदिर सरकारी नहीं है, वो प्राइवेट है, RSS संचालित करता है। और क्या हमारा प्राइमरी है। लेकिन वर्तमान के जो प्राइवेट के शुल्क हैं और सरकारी के शुल्क हैं, क्या सरस्वती विद्यालय जब मैं पढ़ता था तो 50 रुपए थे, अब की बता दें फीस ये? चाचा जी आपका स्वागत है, लेकिन ये बता दीजिए, मैं भी उस प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हूँ जो बहुत ही निचले तबके का था, जहाँ शुल्क आज के प्राइवेट स्कूलों का हाल आप जान रहे हैं क्या है? कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों का सीधा सीधा ये मैसेज आता रहा है कि अगर आप फीस नहीं जमा करेंगे तो नाम कट जाएगा। और अब जब चाचा से जवाब ले लेते हैं, एकदम बताइए इतना। अब आप देख लीजिए कि जो भी जिस स्तर का है उस स्तर को मेंटेन कर रहा है, आखिर प्राइमरी में क्यों नहीं पढ़ने जा रहा है? सरकार तो दे रही है हाईली एजुकेटेड, मोर एजुकेटेड, हाईली मेरिट वाले, और जो लोग बेसिक प्राइमरी और माध्यमिक में हैं, लोग एडमिशन नहीं कराएंगे। अब आप बताइए, महंगाई अधिक है कम है, क्यों नहीं अपने बच्चों को भेज रहे हैं और जनता का दबाव दे रहे हैं? जोगी जी तो चाह रहे हैं, देखिए वो कह रहे पढ़ाइए नहीं होगा तो पूछिए अपने लड़के को क्या दिन भेजे हैं, पहले भेजें और जनता को जागरूक बनाएं। चाचा जी आप बताइए, अपने बच्चों को कितनी बार सरकार किस सरकारी स्कूल में पढ़ाया प्रमाण देते हैं? आप छोड़ दीजिए सबका, मेरा भी कर, आप अपने बच्चों को बता दीजिए। देखिए मैं खुद एक सरकारी स्कूल में आज पढ़ाता हूँ। पीछे से हाँ, क्या बता रहे? कौन से स्कूल में? MG में पढ़ते थे। महात्मा गांधी के हम छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं प्राइवेटीकरण खिलाफ हूँ, लेकिन पढ़ते थे MG के पहले? MG के पहले मैं DAV में पढ़ा हूँ, सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। बच्चे की बात कर रहे हैं, हमारे बच्चा हमारे अब देखिए लगे क्यों ना कि प्राइवेटीकरण में हम भेज रहे हैं, कोई वहाँ पढ़ाई अच्छी होती है। यही तो सबकी मानसिकता है, जब प्राइवेटीकरण में भेजेंगे तो दाम ऊंचा होगा। नहीं, हम तो विरोध में। देखिए चाचा जो लोग प्राइवेटीकरण के खिलाफ हैं, पहले वो सरकारी में पढ़ावे। जब सरकारी नहीं पढ़ा रहे हैं, अब प्राइवेटीकरण का विरोध डुअल नेचर चलेगा? आदमी एक नेचर होना चाहिए। अगर आपको सरकारी संस्थाएं पसंद है तो अपने परिवार भेजिए, बच्चों को भाई भेजिए। अभी देखिए महंगाई कम हो जाएगी, आप अच्छे कॉन्वेंट में भेजेंगे। लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ाइयाँ नहीं है तो कोई पढ़ने के लिए अपने बच्चों को प्राइवेट नहीं भेजेगा। कौन कह रहा है प्राइवेट पढ़ाई नहीं होती? आप दबाव बनाइए, आप भेज के देखिए एक बार। नहीं पढ़ाएंगे तो उनके फरेक्शन होगा। हम शासन सत्ता में हम दबाव बनाएंगे भाई, आम जनता जब जागरूक दबाव बना सकती है। शासन सत्ता में जो होते हैं वो तो दबाव बनाए। वर्तमान में हमारे लड़के ही पढ़ ले। नहीं पूछे ये कहाँ पढ़े? हम जो ये बोल रहे हैं ये कहाँ पढ़े हैं? ये भी प्राइमरी पढ़े हैं। आखिर उस लायक बोलने लायक हुए नहीं हुए? हम भी प्राइमरी में पढ़े हैं, मैं भी माध्यमिक में पढ़ा हूँ। अच्छा ये बताइए, प्राइवेट ये कह रहे हैं कि हम प्राइमरी तो मैं भी चाचा जी के समय का हूँ। मैं भी कहने जा रही हूँ चाचा, उस समय प्राइवेट संस्थाएं कम थी, सरकारी संस्थाएं। आर्थिक स्तर भी सबका ठीक नहीं था मैडम, आर्थिक स्तर भी सही नहीं था। उस जमाने में हमारी क्षमता नहीं थी कि हम प्राइवेट में पढ़ सकें, देवत नहीं था। आज लोग हाईली एजुकेटेड हो रहे हैं। 7 साल की शासन सत्ता ने जो बेच के रख दिया है, इसकी पहले की सरकारों ने जो व्यवस्थाएं की थी कि आपका बच्चा प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, आपका बच्चा केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है। यही मैं कह रहा हूं कि ये जो वर्तमान की शासन सत्ता जिसने ढिढोरा पीट के आए थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी यही ढिढोरा पीट के आए थे, 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देंगे, कहां दे रहे हैं? ये कह रही है सरकार आप पकौड़ा तलिए। रमेश पोखरियाल ये कह रहे हैं जो वर्तमान उस काबिल नहीं है, बच्चे उस काबिल भी नहीं है। और अभी उनका तुरंत का स्टेटमेंट ये है कि जिनको कुछ नहीं होता वो बीएड करके बेरोजगार बैठे जा रहे हैं। अरे ये मानव संसाधन विकास मंत्री केंद्रीय मंत्री का ये आरोप लगाते हैं। आप बताइए, कोई भी सरकार हो, मैं इन्हीं से पूछता हूँ, इन्हीं को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, क्या सबको सरकारी नौकरी दी जा सकती है? इतने पद हैं? नहीं है, सरकार करती। आपके मैनिफेस्टो में क्या था? यही तर्क है। आपके मैनिफेस्टो में क्या था? यही तर्क है कि नहीं दी जा सकती है, तो इसका मतलब फिर छोड़ दिया जाए, देश किसी के भरोसे रहे, देश लुटता रहे, बिकता रहे, चाहे फिर वो किसी के हाथों में जाए। हमसे क्या करने की क्यों आवश्यकता है? क्या जरूरत है? ये बताइए। सरकार नौकरियों का अवसर प्रदान करती है, नौकरी के लायक आपको बनाती है। चिल्ला रहे हैं, देखिए 1600 मीटर डाउन कर बैठे, अभी तक आर्मी की भर्ती नहीं आई है। पकौड़ी आज 2 सालों से इंतजार कर रहे हैं। पकौड़ी एक इंडिकेशन है रोजगार पैदा करने की। ये आदमी सब्जी बेच रहा, देखिए ब्राह्मण है, आप बताइए क्या भैया नहीं कर रहा है? ब्राह्मण होके हम बिरादरी से ना होके, जाति और बिरादरी की यहाँ बात नहीं हो रही, बात अवसर होना चाहिए, रोजगार का
अवसर सबको मिलना चाहिए। हर लोगों को सरकारी नहीं मिल जाएगी, हर लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। कोई कुछ काम करेगा, कोई कुछ काम करेगा। मैं भी प्राइवेटीकरण के खिलाफ हूँ, मैं सरकार का चापलूस नहीं हूँ, लेकिन भैया कब से बेच रहे हैं सब्जी? हम 1 सालों से बेचते हैं, यहीं पे सालों बेचते थे, इस समय रोक दिए हैं सब। कोविड में शुरू किया था आपने? कोविड में चालू किए थे, कोविड में। क्या कितना पढ़े हैं, क्या करते हैं? हम पढ़ाई तो किए नहीं है, लेकिन तब भी 8 तक पढ़े हैं, 8 तक वो भी सरकारी स्कूलों में। सरकारी स्कूल? वो भी हमको जहाँ तक पढ़ाया गया था, हमारे जो भी मास्टर थे हमको अच्छे से पढ़ा है, और इतना शिक्षक हमको बना दिए। भैया उसके बाद क्यों छोड़ दिए? कि बहुत सही। हाँ बेटा, सही है बेटा, बिया हो गए। अंतिम बात पर मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं भी प्राइवेटीकरण के खिलाफ हूँ, लेकिन सरकार के साथ विकास में हूँ। जब विकास होगा तो कुछ न कुछ जनता पर संकट आएगा। ठीक, डायल 100 का नाम 112 कर दिया जाएगा, किस प्रकार का विकास होगा? स्टेशनों का नाम बदल दिया जाएगा, किस प्रकार का विकास होगा? आप बताएं। गोरखपुर में एम्स बना, 9 मेडिकल कॉलेज बनने जा रहे हैं, ये बताइए। गोरखपुर में अब जब ये शिलान्यास कब कर रहे हैं? कानून को लगाया जाए। पहले नंबर सबसे मेन पॉइंट ये होना चाहिए, जनसंख्या पे कंट्रोल लगाया जाए। 2 बच्चों से जो भी ज्यादा पैदा करता है उसको ऊपर बैन लगाया जाए। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 2 बच्चे हैं और एकदम लाइट 2 बच्चे हैं। 2 बच्चों से मेरी सोच, अगर लड़का मेरा पैदा हुआ होता तो मैं ऑनलाइन बच्चा, चाचा आप ऑनलाइन पैदा किया होता। बाद में 2 बच्चे हो गए, लड़की पैदा हुई, इसीलिए मजबूरन हमको 2 बच्चा पैदा करना। मेरा 1 लड़का 1 लड़की। चाचा क्या कह रहे हैं? लड़की पैदा हुई इसलिए मजबूरन आपको लड़का? ये सही है, विकलांग है ना, ये मेरे पास समस्या थी। अगर लड़की विकलांग नहीं हुई होती तो मैं लड़की पर ही डिपेंड करता। ये भी लड़के लड़की में कोई फर्क नहीं है, लेकिन पहले जड़ यही है कि जो आज घर में हर आदमी कह रहे हैं भैया जनसंख्या नियंत्रण कानून ठीक है, इस पे विचार चल रहे हैं, जो भी हैं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? तो ये शुरू से होना चाहिए। इसका विरोध क्यों कर रहे थे? ये तो शुरू से होना चाहिए। और विकास जो है विगत 7 साल में केंद्र सरकार न कर पाई, अब ये 4.5 साल बीत गए वर्तमान की सरकार के, विकास हो ही नहीं रहा है। विकास अंत में आपको बता रहा हूँ, इस लड़के को पता नहीं, ज्ञान है नहीं है। आर्थिक उदारीकरण की देन मनमोहन सिंह की देन है, या मोदी सरकार ने नहीं किया है। आर्थिक उदारीकरण के पक्ष में कांग्रेस सरकार सारे भारतवर्ष के लोग रहे हैं, लेकिन उनके क्रेडिट बनाते हुए, गरीबों का स्तर सुधारते हुए आर्थिक उदारीकरण आगे बढ़े, इसके पक्ष में पूरा भारतवर्ष है। लेकिन उदारीकरण क्या होगा? चाचा जी से ये कह दीजिए, थोड़ा विश्लेषण करते हैं किस प्रकार से। आर्थिक उदारीकरण का मतलब होता है कि किसानों, गरीबों, मजलूमों के सबकी दशा को सुधारते हुए राष्ट्र की उन्नति में सबका योगदान होना चाहिए। इसी को आर्थिक उदारीकरण कहते हैं। जब आर्थिक उदारीकरण होगा तो जनता पर बोझ पड़ेगी, लेकिन राष्ट्र आगे जाएगा, हमारा विश्व में नाम होगा और हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आएंगे। इसलिए जब विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आएंगे तो कुछ न कुछ महंगाई का मार नमस्ते ट्रंप कराने के बाद जो उन्होंने बेइज्जती कराई है, जो बाइडेन ने जिस प्रकार के सम्मान और उनको वो दिया है, उसके लिए क्या करेंगे? ये किस प्रकार के विकसित देशों में बात कर रहे हैं आर्थिक उदारीकरण की। चाचा जी स्वागत है, और मैं आपसे बहुत कम अनुभवी भी हूँ, आपसे उम्र में छोटा हूँ और हर स्तर में आपसे छोटा हूँ मैं, हो सकता है। और ये भी सही है कि मैं ज्ञान के मामले में आपसे बहुत, आप एक शिक्षक हैं, सम्मानित शिक्षक, सारी चीज़ें एकदम सही। आर्थिक उदारीकरण इसका क्या मतलब है कि आप सारे जो है वो ये गरीबी मिटाने आए थे कि गरीबों को मिटाने का ये काम शुरू कर रहे हैं? इनकी बात में एक लाइन जोड़ देती हूँ। आप बोल रहे हैं कि गरीब मजलूमों को थोड़ी कष्ट होती है, लेकिन देश आपका आगे बढ़ता है। आपकी जानकारी में है या नहीं, जैसे आपने इनको बोला विश्व भुखमरी की तरफ जा रहा है, आपका देश जो है वो अपने बच्चों को भूखे मार दे रहा है, वो पोषित नहीं हो पा रहे। 101 राशन तो बट रहा है ना, तब भी 161 पे हम पहुंच गए। अब कितना नीचे गिरेंगे? हम जिस पाकिस्तान बांग्लादेश की बात करते हैं ना, उससे भी ज्यादा गिर गए हैं हम। हमारे देश के बच्चे 2 जून की रोटी नहीं पा रहे हैं, और आप कह रहे हैं विश्व में नाम हो रहा है। नहीं, 2 जून की रोटी क्या बात कर रही है? क्या बात कर रही है? अरे
ऐसी बात नहीं है। ये रिपोर्ट बता रही हूँ मैं। नहीं रिपोर्ट बता आप गलत सर्वे कहीं आप देखी होंगी। देखिए सुनिए चाचा, जब वही मैगजीन में मोदी जी की फोटो लगती है तो आप कहते हैं कि विश्व में नाम हो रहा है, और जब वही विदेश कोई सर्वे करके बताता है तो आप लोग कह देते हैं गलत है। इस समय वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, कोरोना के दूसरे चरण के बाद देश की आर्थिक स्थिति सुधर रही है, धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। जैसे जैसे पटरी पर आएगी वैसे वैसे महंगाई पर भी नियंत्रण होगी, वैसे वैसे सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन जब स्थिति मैं पूछना चाह रहा हूँ किस तरह से पटरी पे बर्बाद हो जाई, भूखमरी के कगार पे आ जाई, तब जो है तो ऊपर सुधार सुधार तब डोरा पीटने का। कोरोना में हम ये किए, कोरोना में हम क्या किए, किस प्रकार से आप बताइए। तो कोरोना की तैयारी अगर आप पहले ही कर लिए होते, जो विदेशों से आ रहे हैं आप उनको वहीं रोक लिए होते, तो वर्तमान में भारत हिंदुस्तान का ये हालत नहीं होता। देखिए ये जो है वो एक राजनीतिक चर्चा है और ये कभी खत्म नहीं होगी। कभी आप बोलेंगे, कभी आप बोलेंगे, और लोग बोलते ही रहेंगे। ये रामकोला का राष्ट्रवाद के नाम पर सब कुछ समाप्त होना चाहिए और गरीबों का ध्यान दिया जाए, लेकिन राष्ट्र की उन्नति भी होती रहे और बेरोजगारों को उचित अवसर पर इनको रोजगार बनाया जाए। रोजगार कब आएगा वो देखिए फिर से शुरू हो गई ये बातचीत। उचित अवसर राष्ट्र के मामले में मैं साथ खड़ा हूँ। अब बताइए ये उचित का मतलब हुआ जो नहीं खत्म हुई रामकोला नहीं खत्म हुई, दो दूनी चारिये रही, छह नहीं हुई। कोई किसी को कम आकेगा नहीं। ये यहाँ से बोलेंगे वो वहाँ से बोलेंगे। चाचा फिर सुनवा रहे हैं। सुन लीजिए एक 2 मिनट के बाद देखा ऐसा है कि केवल वहाँ से जो पैसा मिला था प्रधान लोग खा के बैठ जाते हैं। अगर प्रधान लोग 75% जो खर्च कर दें तो गांव स्वर्ग हो जाएगी। देखिए बहुत सही बोल रहे हैं। योजनाएं बैनरों पर दिखाई जा रही हैं। अधिकारियों से तो मिले वो योजनाएं, प्रधान क्यों नहीं लागू करेंगे? जब अधिकारी खा के बैठे हैं ऊपर के बड़े बड़े, तो वो योजनाएं कैसे? देखिए मैं बार बार कह रही हूँ कि बहस बंद नहीं हो रही, लेकिन बंद होगी कैसे? क्योंकि जैसे ही क्लोजिंग हो रहा है वैसे ही कोई ना कोई कुछ बोल दे रहा है। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। ऐसे ही हम जमीनी हकीकत दिखाते रहेंगे, गांव-गांव, देहात, जिले, कस्बों में जाते रहेंगे और अपनी विधानसभा कवरेज को लेकर तत्पर हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि 403 विधानसभा सीटों पर जाने का वादा है। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।